प्रीतमपुरा नामक एक राज्य में लल्लूराम नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। लल्लूराम बहुत चतुर, चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति था, परंतु स्वभाव से वह सीधा साधा और भला इंसान था। गरीबी की अवस्था में भी वह सुख और संतोष से ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी पत्नी गर्भवती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, सुनिए जी, आज हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है, ना बेसन, ना घी, ना गुड़। अगर किसी तरह ये चीज़ें मिल जाए तो हम दोनों हलवा बना सकते हैं। लल्लूराम ने मुस्कुराते हुए कहा कि चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी बाजार जाकर ये सब लेकर आता हूँ। झोंपड़ी से बाहर निकलते ही लल्लूराम मन ही मन सोचने लगा कि हे भगवान, मैंने पत्नी से कह तो दिया कि सब चीज़ें लेकर आता हूँ, लेकिन लाऊं कैसे और कहाँ से लाऊं? मेरी जेब में तो एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं है। थोड़ी देर सोचकर उसने तय किया कि अपने पड़ोसी सूर्यसिंह के पास चला जाता हूँ, वह ज़रूर मुझे कुछ पैसे उधार दे देगा। जब लल्लूराम अपने पड़ोसी सूर्यसिंह के घर पहुँचा तो सूर्यसिंह ने हंसकर कहा, अरे लल्लूराम, आओ मित्र, क्या हालचाल है और भाभी जी कैसी है? लल्लूराम बोला, सब ठीक है भाई, मगर अचानक कुछ रुपयों की ज़रूरत पड़ गई है, इसीलिए सोचा कि तुमसे कुछ उधार ले लूं, बाद में चुका दूंगा। सूर्यसिंह मन ही मन सोचने लगा कि ये गरीब लकड़हारा भला कहाँ से मेरा उधार चुकाएगा। अगर इसे कुछ दे भी दूं तो वापस मिलने की उम्मीद ही छोड़नी पड़ेगी। ऐसा सोचकर वह बोला, मित्र, तुम बड़े ही बुरे वक्त में आए हो। देखो ना, मैं राजमहल में महावत हूँ, पर तुम्हारी ही तरह गरीब हूँ। आजकल तो मेरे हाथ भी खाली चल रहा है। आज तुम्हारी भाभी का मीठा खाने का बहुत मन था, मगर घर में एक फुट्टी कौड़ी तक नहीं है जिससे बाजार से कुछ ला सकूं। लल्लूराम ने कहा, ओ, तब तो मैंने ही व्यर्थ ही तुम्हें तकलीफ दी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। लल्लूराम चिंता में डूबा हुआ सोचने लगा कि अब क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, कौन देगा मुझे उधार। लगता है कि आज मेरी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। ये सब सोचते सोचते लल्लूराम आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक सुंदर से मकान पर पड़ी। वह मकान बहुत सजा धजा हुआ था। उसने राह चल रहे एक व्यक्ति से पूछा, भाई, ये किसका मकान है? आज यहाँ इतनी सजावट क्यों की गई है? राहगीर बोला, तुम्हें नहीं मालूम, ये नगर में सेठ शंभू प्रसाद जी की हवेली है। विवाह के 20 साल बाद उनके घर में बेटे का जन्म हुआ है। अब इतनी खुशी में वे धूमधाम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कल छठी की पूजा होगी और नामकरण संस्कार भी। दावत तो कई दिनों तक चलेगी। यह सुनकर लल्लूराम सोचने लगा कि दावत तो कल होगी, लेकिन मेरी पत्नी की इच्छा तो आज ही हलवा खाने की है। वो मन ही मन कुछ तरकीबें सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक उपाय सूझा और उसकी आंखों में चमक आ गई। लल्लूराम सीधे बाजार की ओर चल पड़ा। सबसे पहले वह एक बेसन के व्यापारी के पास पहुंचा और बोला, राम राम सेठ जी, आपके गोदाम में कितनी बोरियां बेसन की होंगी? सेठ ने पूछा, राम राम भैया, कहाँ से आए हो? लल्लूराम बोला, मैं सेठ शंभू प्रसाद जी के यहाँ से आया हूँ। कल उनके लड़के का नामकरण संस्कार है। सेठ बोला, अरे वाह, सेठ जी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं देना। कितनी बोरी चाहिए उन्हें? लल्लूराम बोला, यह तो मुझे नहीं पता। उन्होंने इतना कहा है कि लाला, सूरज बेसन वाले से पूछ लेना कि गोदाम में कितनी बोरियां हैं और थोड़ा सा बेसन नमूने के तौर पर लेते आना। सेठ बोला, भैया, गोदाम का हिसाब किताब तो हर रोज़ बदलता रहता है, पर लगभग 30-40 बोरियां होगी, और नमूने के लिए बेसन चाहिए तो अभी देता हूँ। इतना कहकर उसने नौकर को आवाज़ दी कि हरिया, अरे ओ हरिया, जल्दी आ, इस आदमी को पाव भर बेसन दे दो। ये सेठ शंभू प्रसाद जी को नमूना दिखाने ले जाएगा। लल्लूराम ने बेसन लिया और आगे बढ़ गया।
इसके बाद वह घी के व्यापारी के पास पहुंचा और बोला कि राम राम सेठ जी। सेठ बोला, जय राम जी की। लल्लू राम बोला कि सेठ जी, आपके पास 50 पीपे घी के होंगे? सेठ बोला, हाँ, जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे, लेकिन पहले ये बता कि तू आया कहाँ से है। लल्लू राम बोला, सेठ शंभू प्रसाद जी ने भेजा है, कल उनके बेटे का नामकरण है। उन्होंने कहा है कि खुला पिप्पा देखकर थोड़ा सा घी नमूने के तौर पर ले आना। सेठ बोला, कल घी दिया तो था, वह पसंद नहीं आया क्या? अब नमूना वमूना कुछ नहीं देंगे। यह सुनकर लल्लू राम चुपचाप वहाँ से निकल गया। फिर वह दूसरे घी के व्यापारी के पास गया और वही बात दोहराई। इस बार व्यापारी प्रसन्न हो गया और बोला कि सेठ शंभू प्रसाद ने हमें याद किया, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लो भैया, नमूने के लिए थोड़ा सा घी ले जाओ। लल्लू राम घी लेकर खुश होता हुआ आगे बढ़ा और अब वह गुड़ के व्यापारी के पास जा पहुंचा और उसे भी वही बात बताई कि सेठ शंभू प्रसाद जी ने भेजा है, मुझे नमूने के तौर पर थोड़ा सा गुड़ चाहिए। सेठ ने बड़े उत्साह से एकदम बढ़िया सा गुड़ लल्लू राम को दे दिया और कहा कि शंभू प्रसाद जी से कहना कि इससे अच्छा गुड़ उन्हें कहीं नहीं मिलेगा और उनसे कहना कि जितनी बोरियां चाहिए मैं भिजवा दूंगा। लल्लू राम ने गुड़ लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। अब हलवा बनाने का सारा सामान उसके पास मौजूद था। शाम को वह घर पहुंचा और सारा सामान पत्नी के हवाले कर दिया। पत्नी बोली, अरे आप तो सच में सब कुछ ले आए। मैं तो सोच रही थी कि आज हलवा खाने की मेरी इच्छा मन में ही रह जाएगी। चलिए, अब मैं तुरंत हलवा तैयार कर देती हूँ। पत्नी ने झटपट हलवा बनाकर तैयार कर दिया। संयोग से उसी रात नगर के राजा प्रताप सेन भेष बदलकर अपने राज्य में घूम रहे थे और उस समय वे लकड़हारा लल्लू राम की झोंपड़ी के बाहर ही खड़े थे और लल्लू राम और उसकी पत्नी की बातचीत सुन रहे थे। अंदर झोंपड़ी में लल्लू राम ने पत्नी से कहा कि सुनो भाग्यवान, तुमने हलवा तो बहुत अच्छा बनाया है, मगर हम इसे अभी नहीं खाएंगे। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? लल्लू राम बोला, अरे वो हमारा पड़ोसी सूर्य सिंह है ना, जो महाराज का महावत है। मैं उसे कुछ पैसे उधार लेने गया था ताकि तुम्हारे लिए हलवा का सामान खरीद लाऊं, पर उसने कह दिया कि उसकी पत्नी की भी हलवा खाने की इच्छा है। अब सोचो, अगर हलवे की खुशबू सूंघते हुए वह भी यहाँ आ गया तो हमें ना चाहते हुए भी अपना हलवा में से कुछ हलवा उसे और उसकी पत्नी को भी देना पड़ेगा। फिर हमारे लिए क्या बचेगा? पत्नी मुस्कुराई और बोली, तो फिर मैं दिया ही नहीं जलाऊंगी, अंधेरे में ही हम दोनों बैठकर हलवा खा लेंगे। दोनों ने वैसा ही किया। वे अंधेरे में बैठकर आनंदपूर्वक हलवा खाने लगे। उसी समय राजा प्रताप सेन भी धीरे से झोंपड़ी में दाखिल हो गए और अंधेरे का लाभ उठाकर उनके साथ बैठ गए। दोनों पति पत्नी को ये पता ही नहीं चला कि कोई तीसरा व्यक्ति भी उनके साथ हलवा खा रहा है। राजा प्रताप सेन के शामिल हो जाने से हलवा जल्द ही समाप्त हो गया। ये देखकर लल्लू राम और उसकी पत्नी दोनों हैरान रह गए। लल्लू राम बोला, अरे हलवा इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गया? पत्नी ने कहा, रुकिए, मैं दिया जलाकर देखती हूँ। जैसे ही दिया जलाया गया, दोनों ने देखा कि वहाँ एक तीसरा व्यक्ति बैठा हुआ है। लल्लू राम घबरा गया और बोला, आप कौन है भाई? वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। हलवा तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं मेरी ओर से उपहार स्वरूप स्वीकार कर लो। लल्लू राम ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि नहीं भाई, अभी आपने ही कहा कि आप हमारे मेहमान हैं। मेहमानों से हम कोई कीमत नहीं ले सकते। बस दुख इस बात का है कि आपने बिना बताए ही हलवा खा लिया, इसीलिए मेरी पत्नी की इच्छा अधूरी रह गई। उसने मन भर के हलवा नहीं खा पाया। मैंने बड़ी मुश्किल से हलवे का सामान जुटाया था। राजा ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए।
उन्होंने पूछा कि जरा बताओ तो ये सब सामान तुमने कैसे जुटाया। लल्लूराम ने बिना झूठ बोले एक एक बात सच्चाई से बता दी कि कैसे उसने चतुराई से बेसन, घी और गुड़ का इंतजाम किया था। फिर बोला, अब सारी सामग्री खत्म हो गई है, इसीलिए हलवा दोबारा नहीं बनाया जा सकता। मुझे क्षमा कीजिए मित्र। राजा ने मुस्कुराकर कहा कि मित्र, मैंने मजाक में ही तुम्हारी इच्छा की पूर्ति में बाधा डाल दी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं तो सोने की मुद्राएं देने को भी तैयार हूँ, लेकिन तुम लेना ही नहीं चाहते। तुमने मुझे मित्र कहा है, इसलिए मेरी एक बात मानो। कल सुबह महाराज प्रताप सेन के राज दरबार में आ जाना, मैं भी वहीं कार्य करता हूँ। हमारे महाराज बहुत ही दयालु है, वे अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इतना कहकर राजा प्रताप सेन वहाँ से निकल गए। महल पहुंचकर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र पहने और पहरेदार को आदेश दिया कि कल एक गरीब लकड़हारा जिसका नाम लल्लूराम है, वह महल में आएगा। उसे बिना किसी रोक टोक के और पूरे सम्मान के साथ मेरे सामने लाया जाए। पहरेदार ने झुककर कहा कि महाराज, जैसा आपका आदेश। अगले दिन प्रातःकाल लल्लूराम की पत्नी ने उसे उठाया और बोली कि सुनिए जी, आज तो आपको राजमहल जाना है। लल्लूराम बोला, हाँ जाना तो है, लेकिन मैं खाली हाथ वहाँ कैसे जाऊँ? महाराज को क्या भेंट दूंगा? पत्नी बोली कि अरे, हमारे पास देने को है ही क्या, फिर भी जाइए, देखिए वहाँ क्या होता है। जहाँ तक भेंट की बात है, तो कुछ दिन पहले मैंने एक कबूतर पकड़ा था ताकि उसे पालतू बना सकूं। आप तो लकड़ी काटने जंगल चले जाते हैं और मैं घर में अकेली रहती हूँ, इसीलिए सोचा था कि उससे से अपना दिल बहलाऊंगी। बस वही कबूतर आप महाराज को उपहार स्वरूप दे दीजिए। लल्लूराम अपनी पत्नी की बात मानकर राजमहल की ओर चल पड़ा। उधर राजमहल में पड़ोसी राज्य सुल्तानगढ़ के राजा का एक राजदूत महाराज प्रताप सेन से मिलने के लिए आया और उसने झुककर कहा कि महाराज की जय हो। मैं सुल्तानगढ़ के राजा सुल्तान सिंह का राजदूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, क्या संदेश भेजा है, सुनाओ। राजदूत बोला कि महाराज, ये संदेश सांकेतिक है, आपको इसे समझना होगा और फिर उसका उत्तर देना होगा। ये कहकर राजदूत ने खड़िया से फर्श पर एक गोल घेरा बनाया, फिर अपनी झोली से कुछ गेहूं के दाने निकाले और घेरे के चारों ओर फैला दिए। वह बोला, महाराज, यही है हमारे राजा का संदेश। अब आप बताइए, इसका क्या उत्तर होगा। राजा प्रताप सेन गहरे विचार में पड़ गए। वे मन ही मन बोले कि अरे, इस दूत ने तो हमें कठिन स्थिति में डाल दिया। सुल्तानगढ़ हमारा पड़ोसी राज्य है जो हमसे 20 गुना शक्तिशाली है। उसके राजा सुल्तान सिंह को नाराज करना उचित नहीं। पूरा दरबार स्तब्ध था। राजा ने अपने महामंत्री से कहा, बताइए मंत्री जी, इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है। परंतु महामंत्री समेत सभी मंत्री भी इस संदेश का अर्थ समझने में असमर्थ रहे। राज दरबार में सन्नाटा और चिंता का माहौल छा गया। महामंत्री ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज क्षमा करें, पर यह संदेश मेरी बुद्धि से परे है। दरबार में कोई भी इसका अर्थ नहीं निकाल पा रहा था। राजा उदास स्वर में बोले कि अब हम क्या करें, इस संदेश का उत्तर दें क्या। इसी बीच द्वारपाल ने घोषणा की कि महाराज, लल्लूराम नाम का एक लकड़हारा आपसे मिलने के लिए आया है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे तुरंत भीतर ले आओ। लल्लूराम ने भीतर आकर झुककर महाराज को प्रणाम किया। उसे देखते ही राजा प्रताप सेन पहचान गए। उन्होंने प्रसन्नता से कहा कि आओ मित्र, तुम्हारे आने की बात हम पूरी तरह से भूल ही गए थे, इसीलिए तो हमारे स्वागत का कोई प्रबंध नहीं कर पाए। लल्लूराम बोला कि महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ। आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। कल मैं आपको पहचान नहीं पाया था। यदि किसी प्रकार की भूल हो गई हो
तो नादान समझकर क्षमा कीजिए। राजा मुस्कुराए और बोले, अरे माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं राजा होकर भी तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की इच्छा में बाधक बन गया। राजा और लल्लूराम की ये बातचीत सुनकर सभी दरबारी चकित रह गए कि ये साधारण सा लकड़हारा राजा से इतने आत्मीय भाव से बातें कर रहा है। कुछ देर बाद लल्लूराम ने राजा के मुख पर चिंता की रेखाएं देखी और बोला कि महाराज, आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। यदि अनुमति हो तो कृपया अपनी परेशानी मुझे बताइए, शायद मैं कुछ सहायता कर सकूं। राजा कुछ पल शांत रहे, फिर उन्होंने राजदूत द्वारा बनाए गए घेरे और गेहूं के दानों की ओर संकेत किया और बोले कि लल्लूराम, ये देखो, इस घेरे और गेहूं के दानों में कुछ संदेश छिपा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लल्लूराम ने कुछ देर खड़िया से खींचे गए गोले और उसके आसपास बिखरे गेहूं के दानों को देखा, फिर बोला कि महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो मैं इसका उत्तर देने का साहस करूं। राजा ने कहा, यदि तुम ऐसा कर सको तो तुम्हारा हम पर बहुत उपकार होगा। लल्लूराम ने अपने साथ लाए पिंजरे से कबूतर निकाला और उस घेरे के बीच में छोड़ दिया। कबूतर एक क्षण के लिए रुका, फिर उछलता हुआ घेरे के बाहर गया और फर्श पर बिखरे सारे गेहूं के दाने चुगने लगा। कुछ ही देर में उसने सारे दाने खा लिए। ये देखने के बाद सुल्तानगढ़ से आए हुए राजदूत ने हाथ जोड़कर महाराज से कहा, धन्यवाद महाराज, मुझे अपने पैगाम का उत्तर मिल गया है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर राजदूत वहाँ से चला गया। राजा प्रताप सेन ने मुस्कुराते हुए लल्लूराम से पूछा, एक बात बताओ, ये कबूतर तुम किस लिए लाए थे? लल्लूराम बोला, महाराज, इसे तो मैं आपके लिए उपहार स्वरूप लाया था, किंतु अब मुझे प्रसन्नता है कि इसने आपकी कठिनाई दूर करने का माध्यम बनकर अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। दरअसल जब मैं महल आने लगा तो मेरी पत्नी ने कहा था कि महाराज के दर्शन के लिए खाली हाथ मत जाना, इसीलिए मैं ये पालतू कबूतर साथ ले आया। राजा प्रसन्नता से बोले कि लल्लूराम, बताओ तो सही कि सुल्तानगढ़ के राजा के इस पैगाम का तुमने क्या अर्थ लगाया था? लल्लूराम बोला, महाराज, बात बहुत सरल है। राजदूत द्वारा बनाया गया गोल घेरा आपके राज्य को दिखाता था और उसके चारों ओर बिखरे गेहूं के दाने सुल्तानगढ़ की सेना का संकेत था। उस संदेश का अर्थ था कि सुल्तान से अपने सैनिकों से आपके राज्य को चारों ओर से घेरने की योजना बना रहा है। मैंने कबूतर को घेरे में छोड़कर यह संदेश दिया कि हमारी बुद्धि और शक्ति इतनी प्रबल है कि हम तुम्हारे सैनिकों को भी गेहूं के दानों की तरह समाप्त कर देंगे। राजा प्रताप सेन ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, वाह लल्लूराम, तुम्हारा उत्तर अत्यंत चतुर और साहसिक था। आज से मैं तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करता हूँ। फिर उन्होंने महामंत्री से कहा, लल्लूराम के रहने के लिए एक सुंदर भवन की व्यवस्था की जाए। उस दिन के बाद से लल्लूराम राजा का विशेष सलाहकार बन गया और अपने परिश्रम, निष्ठा और चतुराई से उसने जीवन के हर क्षण को सार्थक बना दिया।